अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 11 जनवरी 2022 बरोज़ जुमा सुबह 7 बजे के करीब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत से इशू है जिस पर गुफ्तगू करनी है। रात में माज़रत चाहता हूँ, बस ज़हनी तौर पर तारीख़ जो है 10 मई क्या बैठा मैं, 10 फरवरी थी। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब हमसे बिछड़ चुके हैं। मैं उससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। पहले दिल बहुत बोझिल है। तो दो तीन इशू है जिस पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो हरीम शाह ने इन्हीं कमाल है, मातर पितर आज़ादी का एक अजीब सा कॉन्सेप्ट दे दिया है। क्या इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है? ये मैं रिकॉर्ड के तौर पर चला रहा हूँ और अभी तक कोई इदारा हरकत में नहीं आया। क्यों हरकत में नहीं आया? ये नुमान खान साहब ने ट्वीट किया है, वो बैकग्राउंड पे चल रहा है और साथ वो सुन लीजिएगा वो मोहतरमा क्या फरमा रही हैं। ये है तरबियत। और हमने इन लोगों को हीरो बनाया हुआ है। डूब मरने का मकाम है जिन्होंने इनको हीरो बनाया हुआ है और जो इनको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमारे दोस्त भी इसको पता नहीं क्यों। मेरा मकसद ये नहीं है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चेहरा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सुनिएगा। मेरी इल्तमास है कि इनको इनके ओछे हथकंडों से रोकें। एफआईए और स्पेशल ब्रांच वालों ये ले लो मेरी तरफ से। और ये बीच में से आपको कसम है, अगर आप काटें तो, अगर आप ऐसे ही चलाएंगे तो मेरी तरफ से ये इसका साइन का मतलब क्या है? और सो जाए कहाँ पे ले उनको। वो तो मैं ना स्पेशल ब्रांच से डरती हूँ ना एफआईए से डरती हूँ। कुछ भी नहीं कर सकते। पहले भी अल्लाह ने सुरखरू किया है, अभी भी अल्लाह सुरखरू करेगा। बतखोर, ड्रामाखोर, चोरखोर जो भी है, आप लोग जो है तो साबित करो, प्रूफ करो। कोई एक ऐसा वीडियो, कोई ऐसा सबूत लेके आओ। बिलाल का अब आपने सारा सुन लिया, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत भी और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, लेकिन एफआईए तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये मजबूरियां हैं जो आप देख सकते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हालात और वाक़यात हैं। दूसरा बड़ा अहम इशू है वो है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का फ़ैसला कि मुल्क में सदारती निज़ाम का मुतालबा जो है गैर आइनी है। एवन फील्ड के हवाले से बाकी सब दोस्तों ने गुफ्तगू की, लेकिन असल जो हालात और वाक़यात आप लोगों के सामने बयान नहीं किए, मैं डिफरेंट तरीके से आपके सामने रखूँगा। पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूँ और ये बुनियादी तौर पर हफीज़ुर-रहमान चौधरी एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी कि काबीना डिवीज़न को हदायत जारी की जाए कि वो मौजूदा निज़ाम पर गौर, बहस और जायज़ा के लिए इस मामले को पार्लियामेंट में भेजे और मौजूदा निज़ाम का जायज़ा लेने और लोगों की राय जानने के लिए रेफरेंडम का इनेकाद कराए। आर्टिकल 48 रेफरेंडम के हवाले से बड़ा क्लियर है और मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी गैर कानूनी एक डायरेक्शन क्या, सिर्फ कुछ नहीं था कि वो एक दरख्वास्त पड़ी है, दरख्वास्त गलत है या सही। यानी यहाँ मैं नहीं समझता कि पटिशनर ये कह रहा था कि आप सदारती निज़ाम एक दरख्वास्त दे देता हूँ। यानी मैं कह रहा था मुझे प्लॉट अलॉट कर दो। प्लॉट तो मुझे नहीं अलॉट हो सकता ना, ऐसे अलॉट हो जाएगा प्लॉट। उस दरख्वास्त पे सुन के फ़ैसला करना है। और यही मेरा जहाँ तक ख्याल था मुनासिब ये था कि ये सारा मामला जो है काबीना डिवीज़न देख लेती है। अगर मामला पार्लियामेंट में भिजवाना है भिजवा देती, डिस्कशन के लिए रखना। चेंज तो नहीं हो रहा ना, वो डायरेक्शन के हवाले से आया है, फैसला बैकग्राउंड पे चल रहा है। मैं समझता हूँ इस पर इंट्रा कोर्ट अपील या कोई और रेमेडीज़ कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। और उनका जज साहब का कहना है कि इस कानूनी निज़ाम में अदालत के सामने आ जाने इस तरह की दरख्वास्तें आइन के ढांचे को तब्दील करने की कोशिश करेंगी, जिसके दायरा इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी और दीगर मुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर केसों में वज़ा कर दिया है। फिर वो साउथ केरला का केस भी है, AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461, और आइन के बुनियादी ढांचे और फिल्मों को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी, यहाँ ग्रैंड नॉर्म है आइन का। बेसिक स्ट्रक्चर तब्दील नहीं हो सकता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर आइन तब्दील करने की तो कोर्ट डायरेक्शन आई नहीं है। ये बुनियादी तौर पर मैं जो समझ पाया हूँ, जो मैंने फ़ैसले को देखा, फ़ैसला बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। उस फैसले में सिर्फ यही थी कि जो दरख्वास्त है उस दरख्वास्त पे फ़ैसला कर दिया जाए। वो दरख्वास्त की डायरेक्शन कोई गैर कानूनी डायरेक्शन नहीं है। ये जो कि है, ये एक इब्तिदा हो सकती थी अच्छी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बहस शुरू हो सकती थी। चलते हैं हम आगे, आपको लेके चलते हैं बाकी कामों की तरफ। और आपके सामने बड़ा अहम इशू जो है ना, मैंने फैसल वाडा साहब के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार के हवाले से आज मैं तफसील से
कोशिश छोटा सा एक नोट बनाया मैंने बैकग्राउंड पे, 2 बड़ी ग्रेव इरेगुलरिटीज़ हैं जिसमें आपका इलेक्शन कमीशन बायस्ड नज़र आ रहा है, अपने इख्तियार से तजावज़ किया है। आर्टिकल 10 ने राइट टू फेयर ट्रायल वायलेट किया है, 4 और 5 की वायलेशन की हैं। और अगर मैं बादी नज़र में ये कहूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है, इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 189 में चला रहा हूं ताकि आपको पता चल सके वो बाइंडिंग है, नीचे सबके ऊपर बाइंडिंग है। और आर्टिकल 204 तौहीन अदालत के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मेरी नज़र के मुताबिक फैसले में तौहीन की है। वो फैसले हैं 2021 SCMR 1675, 2021 SCMR 988 और सिंध हाई कोर्ट का फैसला है PLD 2018 सिंध 263। इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूं, मैंने अपने ही वाज़ेह, लेकिन आज मैंने कहा आप लोगों के सामने ज़रा कुछ सवाल थे आप लोगों के, कोर्ट क्यों नहीं है। देखिए, कोर्ट इसलिए नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक जो कोर्ट के बेसिक इंग्रेडिएंट है, आपके पास एक चीज़ आती है, जब आपके पास एक दरख्वास्त आती है, आप उसको एडजुडिकेशन करने के हवाले से आपके पास इख्तियार होता है कि आप शहादतें बुलाते हैं, क्रॉस एग्जामिन होता है, जरा होती है और एक पूरा प्रोसेस है कोर्ट का, उसको फॉलो किया जाता है। इलेक्शन कमीशन किसी जगह जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट है। आर्टिकल 175 के मुताबिक कोर्ट सिर्फ वही है जो आइन ने तय की है। आर्टिकल 175 सिविल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट में मैजिस्ट्रियल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये वो अदालतें हैं जो आइन ने जिसको माना है। अब इलेक्शन कमीशन इस तरह तो कई फैसले जो हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल करता है, कंपटीशन कमीशन का अपीलेट ट्राइब्यूनल करता है, नेपरा का अपीलेट ट्राइब्यूनल करता है, तो वो अदालतें नहीं हैं, वो किसी जगह जुडिशल, क्वासाई जुडिशल हम उसे कहते हैं। तो इस तरह इस चीज को सामने रख के इलेक्शन कमीशन का फैसला ना सिर्फ एरोनियस है, विदाउट जुरिसडिक्शन है, बट प्रामा फेसाई इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ ए कोर्ट, वायलेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स। और इलेक्शन कमीशन बाउंड था उन फैसलों का। और एक जो और बड़ी गलती पकड़ी है, हमारे दोस्त ने बताया उसको, इसी में ना अगर आप आ जाएं पैरा 34 के अंदर, in order to further probe the matter, this commission also approached the USA consulate on 14th February 2022। ये तो फैसला रिजर्व हो चुका था, ये उसके बाद आपने किस कैपेसिटी में आपने अप्रोच किया उससे, और अगर आपने अप्रोच किया उनकी तरफ से कोई जवाब आया 26 जनवरी का, तो उसकी आपको दोबारा हियरिंग रखनी चाहिए थी, ताकि ये जो कोई भी लेटर आया है, आपने उस लेटर पे वन साइडेड उसको ट्रुथ मान के, इसको गॉस्पल ट्रुथ कहते हैं, आपने उसको गपशप को या गॉस्पल वो जो चीज आई उसको आपने सच मान लिया। यहां भी आपने इख्तियार से तजावज़ किया। उतना प्यारा मैं बैकग्राउंड पे चल रहा और वहां उन्होंने कहा जो उसमें मान लिया कि उन्होंने जो अप्रूव हुई है 25 जून 2018 को हुई, तो दूरी शहरियत तो छोड़ दी, चलें 25 जून 2018 को ही, तो सेनेट के इलेक्शन से आप लोग डिस्क्वालीफाई कैसे कर दी। 62(1)(f फिर बैकग्राउंड पे चल रहा है, ये सिर्फ अदालत को इख्तियार देता है और किसी को इख्तियार नहीं देता है। वो इलेक्शन कमीशन सोचना पड़ेगा, इस तरह के फैसले अगर ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो ये नाहली आप लोगों के सामने है और बड़ी तकलीफ़ होती है इस तरह की चीज़ें देखकर। इलेक्शन कमीशन को ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपको लेके चलते हैं एवन फील्ड की सज़ाओं के ख़िलाफ़। एवन फील्ड का फ़ैसला पहले बैकग्राउंड पे आप चल रहा है, ज़रा देख लीजिएगा। और मैंने वो ख़ास तौर पर इसलिए बताना है कि ना यहाँ पर सज़ाएँ जो मरीम नवाज़ को जो दी है वो मैं पढ़ना चाहूँगा। The trust deed produced by accused were also found bogus. She accused Maryam Nawaz was instrumental in concealment of properties. ये bogus का अपनी bogus में सजा नहीं हुई है। A father accused Mia. This accused Maryam Nawaz aided, assisted, abetted, attempted, and it acted in conspiracy with her father accused Mia Mohammad Nawaz Sharif, who was a public office holder. और 9A5 और 12, ये 9A5 भी चल रहा है और 12 भी चल रहा है एडिट और अबेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये दूसरा बड़ा अहम है, रेड विद सीरियल नंबर 2 ऑफ शेड्यूल एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 10। और इस तरह सजा जो है उनको उसमें हो गई 7 साल की, पर सीरियल नंबर 2 जो है शेड्यूल के अंदर जो मदद नहीं, जो आपने कॉपरेट नहीं किया नैब के साथ, 1 साल की सजा अलहदा है।
तो ये बैकग्राउंड पे पहले मैं चला दूं आपको आसानी के लिए। अब आते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई है, 3-4 सवाल हैं। वो मैंने प्रोग्राम में था, मैंने समी इब्राहिम के साथ मैंने बड़ा वाज़े तौर पर एक्सप्लेन कर दिया कि एक तो है कि वो जो ट्रस्ट डीड है, ट्रस्ट डीड पे दस्तखत माने हुए हैं, अगर कैलेबरी फाउंड्स है तो बोगस है। बोगस होने की वजह से सज़ा नहीं हुई है। मैं फिर क्लियर कर दूं, बोगस होने की वजह से सज़ा नहीं हुई है, सज़ा हुई है एडेड अबेटेड। एक जायदाद बनाई है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस, ब्लैक पैसों से पैसे बनाई है, और वो मरियम के नाम ट्रांसफर हुई है। मरियम ने पैसे देके तो नहीं खरीदा, या तो देखे ना पैसे देके खरीदा हो ना, फिर तो बात समझ में आती है बात। और वो फ्रॉड वाली, जालसाज वाली, ये स्मगलिंग का पैसा ही ले लें, चले स्मगलिंग का पैसा नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को दे दिया, तो क्या बेटी का जायज पैसा हो जाएगा? या ड्रग का पैसा, हीरोइन का पैसा वो दे दिया, क्या वाइट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी मैं जो समझ रहे हैं ना, पता नहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट अभी पूछ रही है, कुछ सवाल कर रही है। इन सवालों को हम ये समझ के ये ना समझ बैठेंगे ये सच है, इसका जवाब बड़ा सीधा सा सिंपल सा। और दूसरा, जहां तक कैलेबरी फाउंड है, वो साबित हो गया कि वो जालसाजी से बनाएगी। और याद रखिएगा, कॉर्पोरेट अनवेल एक बेसिक प्रिंसिपल है। ऑफशोर कंपनियां जो हैं ये ना लेयरिंग करके बनाई जाती हैं, ABC, उसके DEH, EFG, पीछे कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो इसलिए नैब के कानून के तहत ओनस मरियम नवाज पे था कि वो साबित करती कि ये पैसा जी ये मेरे बाप का जायज़ पैसा था, या मेरे बाप ने जायज़ पैसे से ख़रीदी और मुझे दी। ये उन पे ओनस था। हसन और हुसैन दोनों भाग गए, एब्सकॉन्डर हो गए। और यहां देखिए, एक बात याद रखिएगा, राइट, ये शेड्यूल 2, सीरियल नंबर 2 ऑफ शेड्यूल जो है बैकग्राउंड पे वो चल रहा है, वो है क्या? 126 दिन पनामा की हेयरिंग हुई, कोई सबूत नहीं था, कोई वजाहत नहीं थी। फिर 60 दिन की JIT बनी, JIT में कुछ नहीं था। फिर 6 दिन में 5 दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, फिर वो कतरी खत निकल आया। आप तो नैब के साथ कहीं भी कोऑपरेट नहीं किया। चले यहाँ छोड़िए, अभी नैब ने आनी है। अब आते हैं नैब में। नैब ने इंक्वायरी की, नैब ने इन्वेस्टिगेशन की, आपने कोई चीज़ नहीं दी, कोई मटेरियल नहीं दिया। आज भी दे दें मटेरियल, कौम के सामने ले आए, मनी ट्रेल ले आए, कम अज़ कम वो नहीं लेके आए आप। तो इसीलिए नैब में फिर बाकायदा नैब की अदालत में मामला चला, वहां भी मौका था आपके पास, वहां भी हेयरिंग चली, आपने वहां भी कोई सबूत नहीं दिया। तो मामला तो बड़ा सीधा सादा सा मामला है। इसका मतलब कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और इसीलिए आप ना वो छुपते फिर रहे हैं, कभी ऑडियो, कभी वीडियो, कभी एफिडेविट, इस तरह के बातें वो करते फिर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी ज़ाती राय के मुताबिक। हाँ, अपना नवाज शरीफ, मरियम नवाज के आसपास या PM वाले ने बड़े लोग बातें करते हैं कि जनाब बरी हो जाएंगे, तो ये हवा में तो नहीं बरी होंगे ना। कानून बड़ा क्लियर है, इस कानून को सामने रख के अगर आप देखें, बाकी ये सारी बातें होती रहती है, नैब अपनी पोजीशन सारी क्लियर करेगा। और नैब का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है इस कॉन्टेक्स्ट पे, कोई भी नहीं, सारे भाग गए ना बाहर। अब ये सारे इतनी बड़ी जायदादें खरीदी हैं, पैसा कहाँ से है? इनकम टैक्स की रिटर्नों में उठा कर देख लें। मैं फिर एक फ़ैसला चला देता हूँ, वो PDD 2016 का, चौधरी शरीफ साहब जो है ना, मियां मोहम्मद शरीफ साहब, 9,36,311 रुपये आमदन है 1988-89 में। हाँ, और लाखों रुपया भी आमदनी है, करोड़ोंपति तो बात समझ में आती। तो किस बात की बात कर रहे हैं ये सारे लोग? भाई इनके पास कोई सोर्स नहीं है, ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का पैसा है। और NCA के हवाले से आपने जब सारी बातें शहबाज शरीफ की सुन ली हैं, किस तरह पैसा ट्रांसफ़र हुआ, किस तरह फ्लैट ख़रीदे गए, हाँ, और इसमें अनिल मुशर्रत के हवाले से बात भी आई। चलें प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले वो भी बता दें, अनिल मुशर्रत ने कोई गलत नहीं किया। 2005 में प्रॉपर्टियाँ ख़रीद के दी हैं इसको क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ को। तो अनिल मुशर्रत का ऐसा तो परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है, बड़ी सिंपल सा इशू है। और अगर वो जायदादें ख़रीद के भी दी है अनिल मुशर्रत ने, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है अनिल प्रॉपर्टी डीलिंग या फेयर डीलिंग के हवाले से। लेकिन NCA की आगे रिपोर्टों में बहुत कुछ सामने आएगा। इन लोगों ने यानी अंदाज़ा लगाओ कि ये या तो पाकिस्तान में डिक्लेयर की हो ना चीज़ें, तो आपके पास तो कोई सोर्स है ही नहीं। तो इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।